दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, आप देख रहे हैं कि यहाँ से आपको लगातार लेक्चर वीडियो और प्रैक्टिस सेट मिल रहा है टीजीटी पीजीटी की तैयारी कराने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रतिदिन 10 अच्छे अच्छे प्रश्न, जो कि गूढ़ प्रश्न हैं, वो यहाँ से मिल रहे हैं। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है टीजीटी पीजीटी लेवल का। और जो मेरे पुराने साथी हैं, आप इसको जानते भी हैं। अगर यह वीडियो आप देख रहे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। यदि आप नए हैं तो प्लेलिस्ट में आपको जीआईसी लेवल का एलटी का बहुत सारा प्रैक्टिस सेट उसमें मिलेगा। फिर उसका से टीजीटी पीजीटी का एक अलग प्लेलिस्ट है 2021 का, उसमें मिलेगा। फिर ये नया प्लेलिस्ट मैं बना चुका हूँ 2022 का, इसमें मैं वीडियो अपलोड करता चला जा रहा हूँ। तो कुल मिला जुला करके अगर आप प्लेलिस्ट को खंगालेंगे तो सैकड़ों वीडियो आपको मिलेंगे, पुराना वीडियो भी और नया नया वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। और नया वीडियो जो मैं अपलोड कर रहा हूँ नए पैटर्न पर अपलोड कर रहा हूँ। पहले कुछ गूढ़ प्रश्नों को आपके सामने मैं लेकर के आ रहा हूँ, और उसके बाद से उसी से संबंधित प्रैक्टिस सेट भी हल करवाया जा रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ से आपकी बेहतरीन तैयारी हो सकती है, तो इसलिए आप बेहतर ढंग से तैयारी करें। हाँ, इसके पहले की वीडियो में एक क्वेश्चन का विकल्प ही गलत हो गया था, जो कि मैं ध्यान नहीं दे पाया था। जिसे प्रश्न नंबर 58 जो था, कि प्रश्न था कि संविधान के किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। तो ये चारों विकल्प ही गलत था, मैं ध्यान नहीं दे पाया। तो इसको सुधार कर लेंगे, और मैं वहाँ पिनअप भी कर दिया हूँ, कमेंट में मैं पिनअप कर दिया हूँ कि वास्तव में राजभाषा जो घोषित किया गया संविधान में, वह अनुच्छेद 343 के अंतर्गत घोषित किया गया है। जबकि उसमें हम 351 का विकल्प था, और 343 विकल्प में था ही नहीं, इसलिए जो है कि ध्यान नहीं दे पाए थे और हम कर दिए थे। अब उस सुधार कर दिया गया, उसको देख लीजिएगा। ठीक है ना? चलिए आगे देखा जाए। आज हम लोग 101 से आगे और 150 तक, यानी 50 क्वेश्चन की श्रृंखला फिर हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखिए, वैश्वाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? आप बता सकते हैं वैश्वाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? जरूर इसके पहले ध्यान आकृष्ट कराया गया है, पढ़ाया गया है। ब्रज भाषा तो है नहीं, बांगरू तो है नहीं, ठीक है ना, बुंदेली है नहीं, फिर क्या बच रहा है? अवधी। अवधी आपका जो है कि वैश्वाड़ी बोली का दूसरा नाम है। पहाड़ी भाषा के का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो मित्रों, पहाड़ी भाषा का विकास जो है कि आप जानते हैं कि मागधी से तो हुआ नहीं है, अर्ध मागधी से हुआ नहीं है, ब्राचर से हुआ नहीं है, खश एक अपभ्रंश है। खश अपभ्रंश से जो है कि ये पहाड़ी भाषा का विकास हुआ है। ठीक है ना? और अगर हम अपभ्रंशों की बात करें और भाषा की विकास करें, तो थोड़ा सा यहाँ हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इसका डिटेल जानकारी अगर रख लिया जाए तो बढ़िया रहेगा। तो आइए मैं आपको बता दे रहा चाहता हूँ कि सौरसेनी अपभ्रंश से क्या विकसित हुआ था। तो यहाँ देखिए, मैं बता दे रहा हूँ। सौरसेनी से आपकी जो मुख्य भाषा विकसित हुई थी वह है पश्चिमी हिंदी। क्या है? पश्चिमी हिंदी। और उसके बाद से है राजस्थानी हिंदी। ठीक है ना? राजस्थानी हिंदी, ये जो है कि इससे विकसित हुई थी। अगर हम मागधी से बात करें, मागधी अपभ्रंश से, तो आप जानते हैं कि मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ था। किस हिंदी का विकास हुआ था? बिहारी हिंदी का विकास हुआ था। ठीक है ना? और अगर हम अर्ध मागधी अपभ्रंश की बात करें, तो अर्ध मागधी से पूर्वी पूर्वी हिंदी का विकास हुआ था। ठीक है ना? पूर्वी हिंदी का विकास हुआ था। और अगर ब्राचड़ की बात किया जाए, ब्राचड़, तो ये ब्राचड़ एक अपभ्रंश है। तो ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी का विकास हुआ था। किसका विकास हुआ था? सिंधी का विकास हुआ था। ठीक है? और अगर वही खश की बात करें तो पहाड़ी क्लियर हो गया। और पैसाची की बात अगर किया जाए, पैसाची अपभ्रंश से, तो पैसाची अपभ्रंश से आपका हुआ था पंजाबी, और पंजाबी, और आपका हुआ था लहंदा। पंजाबी और लहंदा, लहंदा ये का विकास हुआ था। ठीक है ना? चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं।
आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न आपका 103 नंबर का प्रश्न। इनमें से देवनागरी लिपि का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो दोस्तों देवनागरी लिपि का जो उल्लेख मिलता है वह सीधे सीधे आप देख लीजिए अशोक के शिलालेख में नहीं मिलता है, सिंधु घाटी में नहीं मिलता है, सारनाथ में नहीं मिलता है, जयभट्ट का शिलालेख तो सबसे पहले उल्लेख यही मिला था। ठीक है ना। 104 नंबर का जो क्वेश्चन है, वर्ण रत्नाकर इनमें से किसकी कृति है? वर्ण रत्नाकर तो बहुत आसान सा प्रश्न है, इसको बार बार आप पढ़ते भी होंगे। तो वर्ण रत्नाकर का प्रयोग जानते, विद्यापति का है नहीं, रत्नाकर का है नहीं, हेमचंद का है नहीं, तो किसका है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर का है। ठीक है ना। आइए 105 नंबर का प्रश्न में देख लेते हैं। इनमें से दामोदर शर्मा की कृति कौन सी है? तो दामोदर शर्मा की जो कृति है वह क्या है? उक्त व्यक्ति प्रकरण है। और उक्त व्यक्ति प्रकरण क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? एक व्याकरण ग्रंथ है। आप इसको जान लीजिएगा, और अक्सर ये पूछा भी जाता है और लेक्चर वीडियो में इसको बता भी चुका हूँ। वर्ण रत्नाकर के बारे में डिटेल चर्चा हुआ है। शब्दानुशासन आप जानते हैं कि प्राकृत का जो है कि व्याकरण ग्रंथ है, और संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। वर्ण रत्नाकर का भी चर्चा हुआ ही है। ठीक है ना। आइए 106 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना जाता है? तब भ्रंश का पहला कवि स्वयंभू को ही माना जाता है। ठीक है ना। हेमचंद, जोइंद और विद्यापति को नहीं माना जाता है। 107 नंबर का प्रश्न आइए देख लीजिए। 107 नंबर का प्रश्न है, इनमें से गलत जोड़े को अलग कीजिए। गलत जोड़ा क्या है आपको ये बताना था। आइए देखा जाए गलत जोड़ा है क्या। तो विद्यापति कीर्तलता है ही, हेमचंद का शब्दानुशासन है ही, राम सिंह का पाहुड़धोआ है ही, दामोदर शर्मा का वर्ण रत्नाकर नहीं है। लिहाजा यही आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है ना। सी। 108 नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य से हुआ है? तो आपको ये बताना है। आप जानते हैं कि अपभ्रंश भाषा का जो विकास हुआ है ये बौद्ध साहित्य जो है ये पाली में लिखे गए हैं। पाली के बाद जो है कि आता है प्राकृत। तो प्राकृत का जो समय है वह वही जैन साहित्य का है। तो सीधे आपका उत्तर हो जाएगा जैन साहित्य। ठीक है ना, यानी कि बी। 109 नंबर का क्वेश्चन देख लिया जाए। अपभ्रंश के नागर, उपनाम एवं ब्राचर, नागर, उपनागर एवं ब्राचर भेद किए हैं, किसने किए हैं? तो आपको बताना है। हेमचंद नहीं किए हैं, लक्ष्मीधर नहीं किए हैं, विद्यापति नहीं किए, मार्कंडे किए हैं। ठीक है ना। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। 110 नंबर का प्रश्न इसमें देख लिया जाए। इनमें से कौन सी रचना व्याकरण कौन सी रचना अपभ्रंश का व्याकरण है? इनमें से कौन सी रचना अपभ्रंश का व्याकरण है? तो 110 का आप हो जाएगा सी, क्योंकि अभी इसकी चर्चा हुआ ही था। हिंदी शब्दानुशासन, हिंदी शब्दानुशासन नहीं, शब्दानुशासन जो हेमचंद का है, यह आपका क्या है? अपभ्रंश का व्याकरण है। ठीक है। आइए अमीर खुसरो का जन्म स्थान इसमें से किस जिले में है? इसको जान लिया जाए। तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान एटा जिले में है, यही सही है, बाकी एक भी सही नहीं है। ठीक है। आइए 112 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। फर्रुखाबाद में बोली जाने वाली बोली का नाम इनमें से क्या है? फर्रुखाबाद में, तो फर्रुखाबाद में दोस्तों आप जानते हैं कि ब्रजभाषा का ये जो क्षेत्र है ये मथुरा के आसपास का क्षेत्र है, बुंदेली झांसी के आसपास का क्षेत्र है, अवधी मतलब आपका फैजाबाद और लखनऊ के आसपास का क्षेत्र है, और कन्नौज में ही ये जो है कि ये बोली जाती है। फर्रुखाबाद, कन्नौज, कन्नौज फर्रुखाबाद के आसपास कन्नौजी बोली बोली जाती है। तो आपका सही विकल्प यही हो जाएगा डी। ठीक है ना। आइए 113 नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु का संबंध इनमें से किस संप्रदाय से था? तो चैतन्य महाप्रभु का संबंध जो कि गौड़ी संप्रदाय से था, आप इसको जानते भी हैं। ठीक है। आइए आगे बढ़ा जाए। लहंदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? 114 लहंदा भाषा, अभी इसके पहले चर्चा हुआ है, पैशाची अपभ्रंश से हुआ है। 115 नंबर का जो प्रश्न है, क्या कह रहा है? कौन सा कथन असत्य है, आपको ये बताना है। तो मराठी भाषा का विकास महाराष्ट्र अपभ्रंश से हुआ है, ये सही है। फिर पहाड़ी भाषाओं का विकास खास अपभ्रंश हुआ, ये भी सही है। सिंधी भाषा ब्राचर से हुआ, ये भी सही है। अब आपका बच रहा है क्या? बंगला भाषा अर्धभाषी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो अर्धभाषी कोई अपभ्रंश है ही नहीं मित्रों, इसलिए यही आपका विकल्प हो जाएगा सही। कौन? बी। ठीक है ना। आइए 16 देखिए। 116 इनमें से वियोगात्मक भाषा कौन सी है? तो देखिए वियोगात्मक भाषा की बात अगर आती है
तो हिंदी तो है ही, लेकिन अगर यहाँ अपभ्रंश दे रखा है तो अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है, इसलिए इसको आप वियोगात्मक भाषा कह सकते हैं। बाकी संस्कृत, प्राकृत और पाली ये क्या है, संयोगात्मक भाषा है। अगर प्रश्न ऐसा पूछ दे कि संयोगात्मक भाषा क्या है और ये तीनों विकल्प हों, तो आप इसमें से कोई कर सकते हैं, संस्कृत, प्राकृत या पाली, ये सब संयोगात्मक भाषा है। जबकि हिंदी और अपभ्रंश जो है ये क्या है, वियोगात्मक भाषा है। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 117 नंबर का प्रश्न, अपभ्रंश जब साहित्यिक भाषा थी उस समय की बोलचाल की भाषा कौन सी थी, ये पूछ रहा है कि अपभ्रंश जब साहित्यिक भाषा थी तो बोलचाल की भाषा को क्या कहा जाता था। तो मित्रों इसको क्या कहा जाता था, आप बढ़िया से जानते भी हैं, इसको देश भाषा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, देश भाषा कहा जाता था। इनमें से कौन सी कृति राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है, आपको ये बताना है। तो अब देखिए भरत मिलाप तो है ही, भरत मिलाप तो है ही, और इसके बाद से हनुमान अष्टक भी है, रामाष्टयाम भी है, चित्रावली नहीं है। ठीक है ना, चित्रावली नहीं, क्योंकि ये प्रेमाख्यानक काव्य है, इसलिए जो है कि आपका यही विकल्प सही हो जाएगा। आगे देखिए 119, भला हुआ जो मारिया वेहिड़ म्हारा कंतु, यह पंक्ति किस कवि की है। तो काफी चर्चित पंक्ति है, इसको हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता भी है। इसका सही हो जाएगा मुंज कवि, डी। 120 नंबर के क्वेश्चन देख लिया जाए। सही जोड़े को छांटिए, सही जोड़ा छांटना है। तो अब देखिए पुष्पदंत भविष्यहत कहा, जाहिर सी बात है ये गलत है। राम सिंह का शब्दानुशासन गलत है। देवसेन का महापुराण गलत है। अब तो सही क्या बच रहा है, स्वयंभू का पौमचर्यु, यही आपका सही है। 121 नंबर का क्वेश्चन, सत्यवती कथा के रचनाकार इनमें से कौन है। तब भली भांति जानते हैं कि ईश्वर दास ही हैं। ठीक है ना। आगे देखिए 122 नंबर का प्रश्न, 1540 में अवधी भाषा के किस महाकाव्य की रचना हुई थी। 1540 में, तो मित्रों पद्मावत की रचना हुई थी 1540 में। और आप बताएंगे कि रामचरितमानस की रचना कब हुई थी और मृगावती की रचना कब हुई थी। ये दो प्रश्न आप अवश्य बताएंगे। और हाँ, मैं आपको बता रहा हूं कि आप एक कमेंट जरूर किया कीजिए कि आपका कितना प्रश्न सही जा रहा है, स्कोर क्या जा रहा है। क्योंकि इसमें अभी सामान्य से लेकर के गुण प्रश्नों की भी बात यहाँ हो रही है। तो इससे आपका एक लेवल भी बनता चला जाएगा, और कितना सामान्य प्रश्न सही हो रहा है, कितना जब गुण प्रश्न का श्रृंखला चलेगा तो कितना गुण प्रश्न सही हो रहा है, तो इससे आपका ये तैयारी बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा। तो कुछ हमारे मित्र तो कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि कितना स्कोर आपका सही जा रहा है। आप भी सब के सब लोग अगर देखें और अपना स्कोर बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है ना। और क्या सुधार करना है, कैसे कुछ और भी बेहतर करना है, तो आपके कमेंट के आधार पर हम देखेंगे कि क्या और इसमें सुधार किया जा सकता है। ठीक है। आइए 123 नंबर का प्रश्न लोग देख लेते हैं। इन पुस्तकों के रचना काल को सुमेलित कीजिए। तो 123 जो है कि देखिए पद्मावत की अगर बात किया जाए तो पद्मावत का रचना काल अभी अभी आप पढ़े हैं 1540। ठीक है ना। अगर हम मधुमालती की बात करते हैं तो मधुमालती का रचना काल है 1545। अगर चंदायन की बात करते हैं तो चंदायन का आपका जो रचना काल है 1379। और मृगावती की बात किया जाए तो मृगावती का रचना काल है 1503। तो इस तरह से आप इसका विकल्प देख सकते हैं। आज जब विकल्प की जब बात आएगी तो आप इसको टिक कर लीजिएगा ए। ठीक है। 124 देखिए, इनमें से कौन सी कृति ब्रज भाषा में नहीं लिखी गई है। कौन सी कृति ब्रज भाषा में नहीं लिखी गई आपको ये बताना है। तो देखिए प्रेम वाटिका तो लिखी गई है, भंवर गीत लिखी गई है, सूर सरावली लिखी गई है, मृगावती अवधि में, इसलिए यही आपका उत्तर सही हो जाएगा, मृगावती। 125 नंबर का प्रश्न देख लिया जाए। नौ किस वर्ग का व्यंजन है। नौ, तो नौ आपका हो जाएगा दंत व्यंजन, क्योंकि त थ द ध न ये दंत व्यंजन होते हैं। ठीक है। 126 देखिए, इंदुपत्र का संपादन किस छायावादी
कवि ने किया था? तो इंदुपत्र का संपादन जो है कि आपके प्रसाद जी ने किया था, जयशंकर प्रसाद। ठीक है। 127 नंबर का प्रश्न देख लिया जाए। मतवाला के संपादक इनमें से कौन थे? तो मतवाला के संपादक थे निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 128 देख लिया जाए। सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक इसमें से कौन था? तो देखिए, अगर पहला संपादक की बात हो तो जल्दबाजी में आंसर गलत मत कीजिएगा, क्योंकि यशस्वी संपादक तो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे ही, जो कि 1903 से लेकर के 1920 तक इसके संपादक रहे, 17 वर्षों तक इसके संपादक रहे। तो कहीं जल्दबाजी में इसको नहीं सही कर दीजिएगा, क्योंकि पहला संपादक अगर पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा श्याम सुंदर दास। ठीक है। आइए 129 नंबर का क्वेश्चन, श्रद्धाराम फुलौरी किस प्रांत के निवासी थे? तो श्रद्धाराम फुलौरी जो है कि पंजाब प्रांत के निवासी थे। ठीक है ना। आइए 130 नंबर का प्रश्न देख लिया जाए कि निम्न जोड़ों में असत्य छांटिए। अब आपको असत्य छांटना है कि असत्य कथन क्या है। तो राम प्रसाद निरंजनी का भाषा योग वासिष्ठ सही है। कविगंग का चंद छंद वर्णन की महिमा, ये भी सही है। सदल मिश्र का नासिकेतोपाख्यान, यह भी सही है। तो फिर गलत क्या है? मुंशी सदा सुखलाल का प्रेम सागर नहीं है, क्योंकि प्रेम सागर लल्लू लाल का है। ठीक है। 131 आधुनिक काल का जनक इसमें से किसे कहा जाता है? 131। तो आधुनिक काल का जनक आप सब जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही कहा जाता है। 132 नंबर का प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में जो लिप सुधार समिति गठित किया था, उसके अध्यक्ष इसमें से कौन थे? आपको ये बताना है। तो उसके अध्यक्ष आपके थे आचार्य नरेंद्र देव, ये इसके अध्यक्ष थे। आप इसको ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, ये प्रश्न आता है। 133 देख लिया जाए। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है। तो आइए सुमेलित कर लिया जाए। अब देखिए, दंत क्या है, सॉरी, गौ क्या है? गौ। तो गौ जो है क ख ग घ। अब इसके पहले मैं बता चुका हूं कि ये कंठ वर्ण है। ध क्या है? तो त थ द ध न, ये दंत है। ल क्या है? य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन है। और च क्या है? च छ ज झ य, ये तालव्य है। अब ऐसे आप विकल्प का चुनाव कर लीजिएगा। ठीक है ना। आइए 134 नंबर का क्वेश्चन देख लिया जाए। इनमें से मानक शुद्ध रूप कौन सा नहीं है? मानक शुद्ध रूप कौन सा नहीं है? तो आपका देखिए 11 तो सही है, 79 भी सही है, 49 भी सही, 53 होता है, 53 होता है, ये का मात्रा नहीं रहेगा। 135 देख लिया जाए। अष्टयाम की रचना ब्रज भाषा गद्य में करने वाले लेखक इनमें से कौन थे? तो अष्टयाम आप जानते हैं कि नाभादास की रचना है। ठीक है ना। आइए 136 आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना दोस्तों हुई थी 136 आपका हो जाएगा 1867 ईस्वी में हुई थी, डी में, डी। ठीक है। काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बाबू राधा कृष्ण थे। कौन थे? बाबू राधा कृष्ण थे। 138 नंबर का प्रश्न देख लिया जाए। कचहरियों में नागरी का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? नागरी का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ कचहरियों में? तो आपका हो जाएगा 1900 ईस्वी से शुरू हो गया था। 139 इनमें से किस राज्य की भाषा हिंदी नहीं है? तो आप इसको भली भांति समझ सकते हैं कि उत्तरांचल में है, उत्तराखंड में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। ठीक है ना। 140 नंबर का प्रश्न देख लिया जाए। नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? तो 1893 में हुई थी, आप इसको जानते भी हैं। 141 व्यापक क्षेत्र में व्यवहृत होने वाली बहुसंख्यक लोगों की भाषा को क्या कहा जाता है? तो 41 का ए हो जाएगा, उसको राष्ट्रभाषा कहा जाता है, कि जहां बहुसंख्यक लोग जिस भाषा को बोलते हैं, प्रयोग करते हैं, उसको राष्ट्रभाषा कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बताएंगे। मेरे चैनल पर नए हैं तो एक निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पुराने मित्र हैं इसको लाइक और शेयर करते चलिए। आइए 142 देखा जाए। राजभाषा आयोग का गठन संविधान के किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो राजभाषा आयोग का गठन जो है कि 344 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है ना। आइए 143 देख लिया जाए
कि राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर इनका पूरा नाम है, ठीक है ना, बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। 144, कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? आप अच्छी तरह जानते हैं, भारतेंद्र जी थे, ठीक है ना। 145 देख लीजिए, बम्बई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? अच्छा प्रश्न है, आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। तो बम्बई विद्यापीठ की स्थापना जो है कि 1938 में हुई थी, ठीक है ना। 146 देख लिया जाए कि निम्न में बोलियों के क्षेत्र के अनुसार सुमेलित, सॉरी, निम्न बोलियों को क्षेत्र के अनुसार सुमेलित कीजिए। अब आपको ये बताना है, तो देखिए क्या क्या इसका सही हो जाएगा। बुंदेली का जो क्षेत्र है वह क्या है? झांसी है, बुंदेलखंड, ठीक है ना। अगर अवधि की बात किया जाए तो ये लखनऊ का क्षेत्र है। ब्रज की बात किया जाए तो आगरा का क्षेत्र है। और कन्नौजी की बात किया जाए तो इटावा का क्षेत्र है। आप इसी तरह से इसका मिलान कर लीजिएगा। आइए हम लोग अब आगे देखते हैं। एक 47 नंबर का क्वेश्चन जो है, कुमाऊनी किस प्रांत की बोली है? तो आप अच्छी तरह जानते हैं कुमाऊनी उत्तरांचल की बोली है। अगर 48 की बात किया जाए, उन्नाव रायबरेली जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? तो उन्नाव और रायबरेली जिले में अवधी बोली बोली जाती है। 149 की बात किया जाए तो मेरठ सहारनपुर बिजनौर किस बोली क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, किस बोली क्षेत्र में आते हैं? तो आपका सही हो जाएगा, खड़ी बोली का ये क्षेत्र है। और अंतिम प्रश्न 150, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस ग्रंथ की रचना हुई थी? तो हिंदी शब्द सागर के रूप में हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना हुई थी, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों आपका फिर 50 प्रश्नों का श्रृंखला कंप्लीट हुआ। और एक बार मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप सब लोग कमेंट करके हमें बताएंगे कि इस 50 प्रश्न में आपका कितना सही हो रहा है, और कहीं कुछ सुधार करना है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे। और फिर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, बहुत सारे वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ बहुत सारा वीडियो जब आपको मिलेगा, सबका अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। जैसा वीडियो, जिस तरह का वीडियो, लो लेवल का, हाई लेवल का, गुण प्रश्नों का और पूरा डिटेल, बहुत सारा चीज़ है। पहले आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाइए, फिर वहाँ से आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है ना। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।